नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास हम लोग अपना अपना भाग कहानी को आगे बढ़ाते हुए उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करेंगे। आप लोग को याद दिला दे एक बार फिर से, जैसे धारावाहिक चलता है या शक्तिमान आता था तो पहले रिकैप आता है, तो उसमें याद दिलाता है पहले कि इससे पहले क्या हुआ था और इससे पहले थोड़ा बहुत क्या हुआ था। तो आज की क्लास में शुरुआत में शुरू करने से पहले ही आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इससे पहले हम लोग अपना अपना भाग कहानी का मूल प्रति पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करेंगे, जैसा कि हम लोग प्रत्येक क्लास में करते आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। अपना अपने भाग से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ नोट्स बनाएंगे। तो पहले आप लोग डाल लीजिए हेडिंग अपना अपना भाग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना अपना भाग्य में कि सबसे पहले कि आप लोग ही बता दीजिए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रकाश वर्ष, प्रकाशन वर्ष। और दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग रचनाकार। तो दूसरा हो जाएगा पॉइंट रचनाकार। इसके आगे हम लोग देखेंगे कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और फिर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कहानी की रचना वर्ष के बारे में, चाहे रचना काल के बारे में। तो ये कहानी 1931 में लिखी गई थी। ये कहानी 1931 में प्रकाशित हुई थी। और फिर इस कहानी के रचनाकार आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, लेकिन हम फिर से लिखवा दे रहे हैं कि जैनेन्द्र कुमार थे। जैनेन्द्र कुमार। तो ये 2 पॉइंट हो गया जो कहानी पढ़ने से पूर्व या कहानी पढ़ने के बाद या कोई पूछ दे तो चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। तो चलिए ये रहा 2 पॉइंट कहानी से। अब हम लोग बात करेंगे कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियों पे, उसके बाद विषय वस्तु पे उसके चलेंगे, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी करते आए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो आइए बात करते हैं कि वो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या है। और जैसा कि आप लोग कहानी हम लोग ने पिछले कक्षा में पढ़ा था, तो था भी ये बात कि ये कहानी एक गरीब बालक के मार्मिकता और उसके गरीबी का चित्रण किया गया है, जिसके पास गरीबी से तो वो अपने घर से चला आया होता है बाहर, लेकिन यहाँ भी उसको उसी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि ठंडी में उसके पास पहनने के लिए ना कोट होता है ना कंबल होता है, और बेचारा ठंडी के कारण ही ठिठुर कर मर जाता है। और ये कहानी बड़ी ढंग से लेखक ने पिरोया है इस कहानी में पंक्तियों के द्वारा इस पूरी कहानी को। और ये भी दिखाने की कोशिश किया है कि एक अमीर और तबका और फिर गरीब तबका दोनों को बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पे कह सकते हैं कि अपने पंक्तियों के माध्यम से दिखाया है कि अमीर लोग जैसे लेखक ही इसमें है, रचनाकार ही स्वयं अपनी आत्मकथा कह सकते हैं कि आत्मशैली में आत्माभिव्यक्ति जो भी किए हैं और अपना वहाँ के आंखों देखा हाल लिखे हैं इस कहानी में नैनीताल के। जैसा कि उनके पास कोट रहता है, फिर भी इतनी कड़ाके की ठंड होती है कि वो कहते हैं कि अगर कंबल भी होता तो थोड़ी गर्मी रहती, अच्छा होता। तो आप लोग समझ सकते हैं उस स्थिति से। और उसी टाइम रात को 1 बजे ठंडी में एक लड़का उनको दिखाई देता है जो सांवला होता है, और फिर वो जिसके शरीर पे बस एक टी शर्ट होता है और फिर बिना चप्पल का होता है, और ऐसे वो चलता है जैसे कि मान लो पैर उसके पता ही नहीं हो कहाँ पड़ रहे हैं, और अनजान जैसे कह सकते हैं जैसे पागल टाइप पे। लेकिन लड़का पागल नहीं रहता है क्योंकि वो काम ढूंढता रहता है, वो बेबस रहता है, वो मजबूर रहता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी, चूँकि इस कहानी को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इससे संबंधित नोट्स बनाएंगे तो इस कहानी पे भी चर्चा करते चलेंगे, कथासार इसकी कहानी पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इस कहानी से महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ।
जो कहानी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ भी सकती है दोस्तों। तो चलिए सबसे बात करते हैं कि सबसे पहले वो कौन सी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अधिकार गौरव में तने, सबसे पहली पंक्ति है अधिकार गर्व में तने और फिर डैश 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 और फिर इसी तने है दोस्तों, और ये तने हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, मूल प्रति होगी तो केवल हाईलाइट के लिए इसको लिखवाते हैं, बाकी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। आप लोग के पास मूल कहानी होगी तो वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये इसलिए हाईलाइट कराते हैं क्योंकि पंक्ति पूछ देता है और ये भी पूछ देगा। देखिए जो पैटर्न चल रहा है अभी क्वेश्चन पूछने का यूजीसी का, तो कोई भरोसा नहीं कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देख रहे हैं कालक्रम अनुसार फिर पंक्ति उठा के फिर किसी कहानी का प्रकरण किसी किताब से, अभी पिछली बार पूछ दिया था देवरानी जेठानी के कि कितने प्रकरण हैं में हैं, और फिर उसकी सीक्वेंस पूछ दिया था कि कौन किस स्थान पे है क्रम वाइज। तो बहुत डीपली अब सवाल पूछने लगा है, तो इस पंक्ति को दिखा के और पूछ सकता है कि किसके द्वारा कहलवाया गया है या किसकी पंक्ति है या किसकी कहानी से उठाई गई है, कोई भी चीज़ें पूछ सकता है। और इस कहानी में लास्ट में है कि दुम हिलाना सीख गए, इस पंक्ति के लास्ट में है कि दुम हिलाना सीख गए। तो ये पहली पंक्ति है, आप लोग इसको ढूंढ के कहानी में और हाईलाइट कर लीजिएगा। और इतना काम हम इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोग भी इसी बहाने कम से कम वो पंक्ति तो पढ़ ले। बाकी अगर ये कहानी अगर आप लोगों के पास नहीं होगी तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य वाला पे सर्च मार के वहाँ पे जुड़ के ये कहानी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री में पढ़िए दोस्तों। और वहाँ पे और फिर ये भी नहीं कर सकते तो आप लोग इससे पिछली क्लास हमारी देख लीजिएगा, वहाँ पे इसकी मूल प्रति पढ़ाई गई है उस, और वहाँ पे जो लाइन पंक्ति महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट भी करवाया गया है। तो जो आप लोगों को लिखवा रहे हैं ये इससे पहले करवा चुके हैं, लेकिन नोट्स के तौर पे आप लोगों को इसको लिखवा रहे हैं। चलिए हम लोग अगला देखेंगे। सुकृते हुए मित्र ने कहा, अगला पॉइंट है कि सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा और फिर डैश डैश डैश, और फिर आगे हम लोग ऐसे कह सकते हैं इसमें लास्ट में कि अब नहीं है, अब नहीं है। तो ये रहा दूसरा पॉइंट दोस्तों। इस पंक्ति को भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, और ये भी जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कहानी से। और अगला देखेंगे और लास्ट है कि मोटर में सवार, सबसे ये लास्ट सीन भी है इसमें कहानी में कि मोटर में सवार होते ही, मोटर में सवार होते ही और फिर डैश डैश डैश, और फिर लास्ट में ये है पंक्ति कि सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य, सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। तो ये कहानी की सबसे लास्ट पंक्ति है। आप लोग जाएंगे तो सीधे सीधे देखेंगे वहाँ कहानी में सबसे लास्ट पंक्ति है, और इसका बता देंगे हम, सारांश ही बता दें इसका केवल इस पंक्ति का कि सबसे पबडी नाम का एक रहता है, डी पब ऐसा ही कुछ एक रहता है वहाँ पे होटल का नाम। तो लेखक और उनके मित्र कहते हैं उस लड़के को कहानी के लास्ट में, जैसा कि है कि तुम कल आना वहाँ पे और तुमको वहाँ पे काम हम कल ढूंढ के दे देंगे या कुछ पैसे दे देंगे। और कल वेट करते रहते हैं, अगले दिन लेखक और उनके मित्र की लड़का आएगा, लेकिन वो आता नहीं है। और फिर वो लोग जब मोटर में सवार होकर जाने लगते हैं तो उनको एक समाचार मिलता है कि किसी पेड़ के नीचे वहीं आसपास में एक लड़का है जो इस तरह का कपड़ा पहना है और ऐसे है, और वो ठिठुर के ठंडी से मर चुका है। तो फिर लेखक उस स्थिति को इस कहानी के जरिए दर्शाए हैं। तो चलिए ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अब हम लोग देखते हैं इस कहानी से संबंधित विषय वस्तु या कहानी का केंद्र क्या है, केंद्र बिंदु। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे
इस कहानी से संबंधित कुछ और पंक्तियाँ। तो वो है जैसे कि विषय वस्तु, विषय वस्तु या केंद्र बिंदु, चाहे जो आपको लिखना है आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं वो पहला सा पॉइंट कौन सा है। तो पहला पॉइंट है, वो नहीं चल रहा है भाई आजकल। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कहानी में मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया गया है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि कहानी में मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया गया है। वो बेचारा आया होता है गांव से भागकर, क्योंकि उसके घर पे गरीबी होती है। उसका बाप शराबी रहता है और फिर मारता भी है और भूखा रहता है, उसकी मम्मी भी भूखी रहती है। ये सारी परिस्थिति, और उसके भाई भी रहते हैं, छोटे भाई बहन। तो ये सारी परिस्थिति देख के वो गांव से अपने दोस्त के साथ भाग आया होता है शहर में। और यहाँ भी वही चीज़ें होती है, कभी खाने को मिलता है, कभी इस दुकान पे कभी उस दुकान पे। उसका एक साथी रहता है जिसके साथ आया हुआ था, वो भी बेचारा उसको उसके मालिक ने पीट के उसको मार डाला था। अब ये बेचारा ऐसे ही एक दिन अगले दिन दुकान पे था जहाँ उसके मालिक ने इसको हटा दिया। फिर ये ऐसे ऐसे भटक रहा था, 2 दिन से बिना खाए हुए था। यही सारा चित्रण पंक्तियों के द्वारा हमें लेखक दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं उस समाज की। और इस कहानी की खूबसूरती और भी है कि जैसे कहानी शुरू होती है तो उसमें भारतीय कल्चर और वेस्टर्न कल्चर का भी यहाँ पे लेखक ने बड़ी खूबसूरती से दोनों को तुलनात्मक हमें दिखाया है इस कहानी में। क्योंकि देखते हैं कि जैसे अंग्रेज बच्चों के जो पिता होते हैं वो लोग कैसे अपने बच्चे के साथ बिहेव करते हैं, खेलते हैं, लेकिन वहीं पे भारतीय जो पिता होते हैं वो बुजुर्ग की तरह दिखते हैं और ज़्यादा उम्र के, और क्या बिहेव करते हैं और अपनी संस्कृति और किस कल्चर के बारे में। तो ये कहानी आप लोग पढ़ेंगे या हमारे साथ जो पिछली क्लास में है देखेंगे तो बड़ी अच्छे से आप लोग को उसमें पूरा विश्लेषण और किया गया है। तो चलिए अब हम लोग, ये हो गया एक पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि कहानी का आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। ये जो कहानी है दोस्तों, अपना अपना भाग्य आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट, ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है क्योंकि इसमें लेखक ही जो सामने घटना घटी है तो वो सारी बातें बताते हैं कि मैं था और मेरा दोस्त था, यहाँ गए, फिर नैनीताल के एक नदी के किनारे बैठे थे, फिर होटल पे जाते हैं। तो सारी चीज़ें लेखक ने अपने को केंद्र बिंदु में रख के बात किया है। और फिर अगला हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट ऐसा है कि गरीब की उपेक्षित जीवन जीने की मजबूरी और अमीर वर्ग के द्वारा निर्दयी व्यवहार को दिखाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। अभी जैसा कि बात कर रहे थे कि इसमें गरीबी और अमीरी के बीच की जो फासला है और फिर दोनों लोगों की उसी सिचुएशन में कैसी परिस्थिति है और कैसे रहते हैं एक ही परिस्थिति में, ये चीज़ें दिखाई गई है। जैसे कि लेखक खुद ने लिखा है कि हम लोग कम कोट पहने थे, लेकिन एक और कंबल रहता तो शायद वो ठंड और कम हो जाती, चाहे गर्मी रहती। लेकिन फिर वहीं पे एक गरीब बच्चा उनको मिलता है तो उसकी भी स्थिति दिखाते हैं। तो चलिए ये लास्ट पॉइंट है इस कहानी में, विषय वस्तु में, कि गरीबी की मजबूरी और अमीर वर्ग के दोस्तों, और अमीर वर्ग के द्वारा निर्दयी व्यवहार को दिखाना ही लेखक का
दिखाना ही लेखक का उद्देश्य रहा है, चाहे उद्देश्य है। तो ये रहा 2-3 पॉइंट इस कहानी से। गरीबी की मजबूरी और अमीर है दोस्तों, अमीर वर्ग के द्वारा निर्दयी व्यवहार को दिखाना ही लेखक का उद्देश्य है। यहाँ पे का लगा लीजिएगा आप लोग। तो ये रहे 3-4 पॉइंट जो इस कहानी के माध्यम से लेखक हम लोग को बताना चाहते हैं या दिखाए हैं इस कहानी में। और ये 2-3 पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट हैं इस कहानी से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे जैनेंद्र जी की कुछ प्रमुख कहानी संग्रह के बारे में कि कौन कौन सी कहानी है और फिर कौन कौन से कहानी संग्रह हैं उनके जो क्या बोल सकते हैं प्रसिद्ध हैं या जिनके लिए जाने जाते हैं। तो चलिए सबसे हम लोग पहले बात करेंगे जैनेंद्र जी के बारे में। तो सबसे पहली कहानी उनकी कौन सी है, तो आइए हम लोग नोट करते हैं पहले कि कहानी संग्रह। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कहानी संग्रह। और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से है। तो सबसे पहले उनका कहानी तो जाने गए दोस्तों कि कहानी 1931 में प्रकाशित हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि उनकी कहानी संग्रह के बारे में। तो कहानी संग्रह में सबसे पहले आता है उनका फांसी। उसके बाद आता है वातायन, और फिर इसके बाद आता है नीलम देश की कन्या, नीलम देश की कन्या। और फिर इसी में आगे आता है एक रात। और फिर अगला है दो चिड़िया पाजेब, दो चिड़िया पाजेब। और फिर आता है ध्रुव यात्रा और जयसंधि। और कोई साल ऐसा रहा नहीं होगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन ना आए हो। आप लोग को इस कहानी से भी आए हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके सामने लिखवाए हैं। और इसीलिए लिखवा दिया आप लोगों के सामने कि क्यों इम्पोर्टेंट है, और अभी बता रहे हैं। देखिए जैसे कि ये कहानी है फांसी, जो कहानी संग्रह है 1929 में लिखी गई थी। वातायन 1930 में, और फिर ये 1933 में लिखी गई नीलम देश की कन्या, और नीलम देश की राजकन्या है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नीलम देश की राजकन्या। और फिर एक रात है, एक रात 1934 में प्रकाशित हुई थी। और दो चिड़िया पाजेब और जयसंधि तो 35, 42, 44 और 49 में। तो ये 1935 में, ये 1942 में, और फिर ये 1944 में ध्रुव यात्रा, और फिर जयसंधि 1949 में। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है पूरा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोग प्रीवियस ईयर साल उठा के देखिएगा, फांसी, वातायन, नीलम देश की कन्या और पाजेब, ये, और एक मान लीजिए और ध्रुव यात्रा। ये चारों कहानियों को उठा के हमेशा से सीक्वेंस दे देता है और पूछता है कि कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में कौन सा है, अवरोही क्रम में कौन सा है। और ये पूछता है। आप लोग पिछले 5 साल का उठाएंगे तो उसमें कम से कम 2 से 3 साल ये क्वेश्चन आया होगा। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। तो आप लोगों को इस जो अभी लिखवाए हैं कहानी संग्रह आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कहे तो आप लोग नोट्स बना ही रहे हैं दोस्तों। और एक चीज़ और है, ये जो कहानी है अपना अपना भाग्य, ये वातायन, ये जो है कहानी संग्रह, इसी में ये कहानी संग्रह की कहानी है अपना अपना भाग्य। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अपना अपना भाग्य कहानी किस कहानी संग्रह से जुड़ा है, या किस कहानी संग्रह से है, तो वातायन से है। तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। अब हम लोग देखेंगे
पात्र या चरित्र। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट है इस कहानी का, पात्र या चरित्र। तो कहानी में दोस्तों, इस कहानी में बहुत ज़्यादा पात्र चरित्र है नहीं, वहीं एक वकील साहब का जिक्र हुआ है और लेखक स्वयं हैं और उनके एक मित्र हैं, बाकी वो लड़का है 10 वर्ष का। तो आइए देखते हैं। 10 वर्ष का बच्चा पहला, 10 वर्ष का बच्चा, और फिर अगला पात्र जो है वो बोल सकते हैं कि कथानक और उनका मित्र। कथानक या स्वयं लेखक है तो लेखक बोल सकते हैं, कथानक लेखक, और फिर अगला है यहाँ पे लेखक का मित्र। तो 3 पात्र ये हो गए। एक वकील साहब का जिक्र आया है तो इनको भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही रहे कुछ महत्वपूर्ण पात्र, इस कहानी से संबंधित 3-4 पात्र हैं। बाकी इस कहानी में पात्र से संबंधित पूछता भी नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ पात्र ही नहीं है, यही कथानक, वकील और 10 वर्ष का बच्चा है जो महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले जो हम कहानी संग्रह की बात किए थे अभी, वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बार बार, कई बार, हर बार, अनेकों बार पूछ चुका है। वो बार बार कि पाजेब कहानी, एक रात, और फिर आगे जो ध्रुव यात्रा, जय संधि, बाकी वातायन है, और इनका सीक्वेंस दे देता है और पूछ देता है कहानी कालक्रम अनुसार कौन सा है, और फिर या इन लोगों का एक तरफ वो दे देगा सुमेलित करने वाला और पूछ देगा। और एक कहानी ये भी पूछ सकता है कि वातायन किस कहानी संग्रह से संबंधित है, तो वातायन से अपना अपना भाग। तो ये रहे दोस्तों आज का क्लास। अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम होगा, जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, जो हम लोग को यूजी नेट JRF के पाठ्यक्रम में पढ़ना है। तो उस कहानी का नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो चलिए हम लोग इस एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बाकी अपना अपना भाग कहानी से संबंधित आप लोगों को कोई क्वेश्चन रह गया हो या ऐसा लग रहा हो कि सर ये चीज़ें तो छूट गई है, तो आप लोग उसको मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। उसको हम लोग ध्यान रखेंगे और फिर उसको पहले अगली क्लास में पहले उसको ही हल करवा देंगे, उससे के बाद अगली क्लास होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ऐसे ही प्यार बनाए रहें और करते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।